हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंजीनियरिंग ओजीज। यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं टॉपर्स। हम आपके लिए लाते हैं ऑफिसर्स जिन्होंने बड़े बड़े इंडिया के एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है, जो कि टेक्निकल एग्जामिनेशंस होते हैं, सपना होता है लोगों का। आज हमारे साथ एक ऐसे ही टॉपर बैठे हुए हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और सब कुछ बताएंगे कि कैसे आप एक साइंटिस्ट बन सकते हो। साइंटिस्ट मतलब वो सर एक बचपन में सपना होता है ना हम सबका कि बड़े होके साइंटिस्ट बनेंगे करके, साइंटिस्ट बनेंगे। वो जो हम लोग देखा करते थे, वो कौन सा प्रोग्राम आता था, एक डेक्स्टर्स लेबोरेटरी वगैरह जो आता था। आई हम्म। होप आज के बच्चों को याद हाँ। होगा। तो वो आता था तो सोचते थे यस। हम भी साइंटिस्ट बनेंगे। और खासकर जैसे जैसे हम लोग जितना ज्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं सोशल मीडिया से, तो देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है एक साइंटिस्ट का हमारे देश को आगे बढ़ाने में। इससे हम सब लोग इस बात को एग्री करते हैं कि इतने खतरों के बावजूद भी अपने लाइफ को रिस्क पे रखते हुए देश की सेवा करने के लिए आप सब लोग सामने आते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही कई एस्पिरेंट्स होंगे जो अपने सारे डाउट्स को आपसे क्लियर करना चाहते होंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमारे साथ शेयर किया। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और जर्नी बताने के लिए। बेसिकली मैं नागपुर से हूँ। और मेरा बीटेक भी लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर से किया है, एलआईटी नागपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में। तो अ, मैं मतलब कॉलेज में एवरेज स्टूडेंट था, मतलब बहुत टॉपर भी नहीं था और बहुत बॉटम में भी नहीं आता था, अबव एवरेज स्टूडेंट बोल सकते हो, टॉप हम्म। 15 टॉप 20 स्टूडेंट। तो हम्म। मेरा ऐसा केमिकल इंजीनियरिंग मतलब मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। मैं पहले से उसमें मतलब ऐसा मुझे क्लियर था कि मुझे इसी फील्ड में कहीं ना कहीं करियर बनाना है। ऐसा हम्म। कोई कंफ्यूजन नहीं था इस बात पे। कॉलेज लाइन तो हम बेसिकली एंजॉय करते हैं, उसमें हम ऐसा हम्म। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना है। अदर एक्टिविटीज होती है, इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, तो मैं अदर एक्टिविटीज में ज्यादा रहता था। और पढ़ाई भी मतलब इतनी पढ़ाई हो जाती थी कि जैसे एक रात पहले पढ़ के एग्जाम निकाल दी है तो रैंक भी अच्छा आ जाता था। तो मेरा ऐसा, और मैंने कोई कॉलेज लाइफ में ऐसे पर्टिकुलरली कोई गेट की प्रिपरेशन नहीं किया था, मैं सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई करते रहता था। तो मेरा 2018 में प्लेसमेंट हो गया। मैं 2018 का पास आउट हूँ, तो उस साल मेरा प्लेसमेंट हो गया। फिर मैंने ये सोचा कि पहले मैं जॉब एक्सपीरियंस लेता हूँ और साथ साथ मैं गेट की प्रिपरेशन करते रहूंगा थोड़ी थोड़ी। मैंने 18 का भी गेट दिया था 2018 में, लेकिन प्रिपरेशन कुछ नहीं थी। तो और मैं क्वालिफाई भी नहीं हुआ था वो गेट। तो मुझे लगा कि एग्जाम इजीली निकल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पता नहीं कहाँ मैं कुछ 3 मार्क्स से रह गया था, क्वालिफिकेशन से दूर रह गया था। और उस साल का बीआरसी का जो फॉर्म था वो भी मैंने भरा नहीं था। मुझे बीआरसी के बारे में पता था पहले से, बीआरसी इसरो डीआरडीओ पता था, लेकिन मेरा उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो टेक्निकल लाइन में रहना था, तो मेरा इंटरेस्ट ऐसा था कि मैं जैसे मुझे ज्यादातर इंटरेस्ट रिसर्च में रहता था। लेकिन कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट ऐसी कंपनी में हुआ था जहाँ पे मुझे प्रोडक्शन इंजीनियर का जॉब था। तो बेसिकली मुझे प्रोडक्शन शिफ्ट ड्यूटीज में काम करना पड़ता था। तो अब हुआ क्या, तो रिसर्च का तो अभी कोई चांस ही नहीं है। रिसर्च करने के लिए बेसिकली हमें एमटेक या फिर पीएचडी करना पड़ता है, तो यही एक ऑप्शन है, या फिर बाद इसरो डीआरडीओ में हम एज अ जॉब ज्वाइन कर ले। तो मैंने अपना ये स्टार्ट कर दिया जॉब। और स्टार्टिंग का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो थोड़ा सा आराम आराम, मतलब कंपनी के जो लोग होते हैं वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करते, थोड़ा एक छोटे बच्चे जैसे आपको ट्रीट करते हैं। तो आप बहुत कुछ सीखते हैं कंपनी में, प्रोफेशनल लाइफ में। तो मेरा वो सब चल रहा था। और मैं गेट का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था खुद के दम पे, मतलब मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं, ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल रहता था उससे कर लेता था। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए, जितने भी हमारे स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के। और प्रिपरेशन मेरा चलता गया। फिर मेरा ट्रेनिंग पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद मैं एज अ शिफ्ट इंजीनियर वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हो गई कंपनी में। तो फिर उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, मतलब शिफ्ट ड्यूटी स्टार्ट हो गई। जैसे मुझे मॉर्निंग शिफ्ट रहती थी 7 to 3। फिर उसके बाद नाइट शिफ्ट रहती थी रात के 11 से 7 बजे। तो ये कैसे वीकली चेंज होते रहता था। तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही थी जॉब के साथ, और बहुत प्रॉब्लम्स जा रहा था।
लेकिन तो भी मैं अपने लेवल पे प्रिपेयर करते रहा, 2019 की गेट दिया मैंने। खुद के प्रिपरेशन पे मैंने नोट्स वोट्स बनाए, अपने सारा खुद के लेवल पे किया। और 19 की गेट में मेरी रैंक 852 रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक केमिकल इंजीनियरिंग में। तो अब उस रैंक पे केमिकल इंजीनियरिंग में एमटेक मिल जाता है, जैसे आईआईटी कानपुर खड़गपुर तक एमटेक मिल जाता है, गुवाहाटी तक। आईआईटी बॉम्बे आईआईसी बेंगलोर नहीं मिलता उस रैंक पे। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि अभी मैं जॉब करूं या फिर एमटेक करूं, क्योंकि मुझे जाना तो रिसर्च में ही था। लेकिन मैंने सोचा कि मैं और एक बार ट्राई करता हूँ, और मैं इस बार अगर मेरी रैंक अच्छी आई, और अच्छी रैंक है, तो मैं आईआईटी बॉम्बे के लिए ट्राई करूंगा रिसर्च। और यहाँ पे मैंने बीआरसी का फॉर्म भरा था 2019 में। और इसरो का फॉर्म निकला नहीं था उस साल, और डीआरडीओ गेट थ्रू ही लेता है। और मुझे पीएसयूज में ऐसा कोई मतलब गेट का प्रिपरेशन में पीएसयू के लिए नहीं कर रहा था बेसिकली। तो हुआ क्या कि सबसे पहले तो मतलब क्या हुआ कि उस साल जो गेट था 2019, मेरी रैंक अच्छी आ गई थी। बीआरसी का एग्जाम मैं दे नहीं पाया, क्योंकि मेरी उस दिन शिफ्ट ड्यूटी थी। तो मुझे कंपनी से छुट्टी नहीं मिली एग्जाम देने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं एग्जाम दे नहीं पाया वो। तो 2019 का बीआरसी भी मेरे से छूट गया, एग्जाम दे नहीं पाया मैं। अब हुआ क्या, मैंने एडमिशन नहीं लिया कहीं पे। कुछ राउंड्स मैंने ट्राई किया, तो मुझे आईसीटी मुंबई तक मिल गया। लेकिन उसके बाद मैं बोला कि मैं और एक बार ट्राई करूंगा, जॉब तो है अपने पास, कोई टेंशन नहीं है, जॉब के साथ मैं प्रिपेयर करते रहूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे अब ऐसा हुआ कि मेरी 12-12 आवर्स की शिफ्ट लगने लग गई, 12-12 घंटे की शिफ्ट। तो उसमें तो और भी डिफिकल्ट हो गया प्रिपरेशन करना। और वो बिल्कुल मतलब प्रिपरेशन हो नहीं रहा था मेरा। तो मैं थोड़ा सा और कंफ्यूज भी था, क्योंकि मुझे करना था हायर स्टडीज, और यहाँ पे जॉब में भी छोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, रिजाइन करना जॉब से। क्योंकि जॉब अच्छा था मेरा, टेक्निकल जॉब था, तो मुझे काफी केमिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट सीखने मिल रहे थे। लेकिन मैंने एक दिन सोच लिया कि एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना है, अगर आगे बढ़ना है तो कुछ तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि रिस्क तो लेनी पड़ेगी, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो मैंने फाइनली घर वालों से बात करके डिसाइड कर लिया कि मुझे रिजाइन करना है। तो मैंने अराउंड सितंबर या फिर नवंबर में मैंने रिजाइन कर दिया मेरी कंपनी से। और उसके बाद मैंने घर आके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी 2020 गेट के लिए। और अदर एग्जाम्स की तो प्रिपरेशन हो ही जाती है। गेट के एग्जाम सेंटर में रख के हम अदर एग्जाम्स का भी मतलब हमारा प्रिपरेशन होता है। तो अब क्या हुआ कि उसके बाद जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो इस बार मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, एग्जाम्स दिए। उसके बाद सब फॉर्मूला बुक्स हो गया, प्रीवियस ईयर भी सब कर लिए थे, सब सही चल रहा था। अब मैं कॉन्फिडेंट भी था कि इस बार मेरा गेट रैंक अच्छा आ जाएगा 300 के आसपास अगर रैंक आ गया। ऐसा मैं ज्यादा एम्बिशियस भी नहीं था, मुझे AIR 1 ही लाना है। लेकिन हाँ, मेरा इतना था कि मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन 60-70 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 100। अब पेपर देने गया मैं 2020 का, प्रिपरेशन अच्छी थी। अब तक जितने भी गेट दिए थे 2 बार, उससे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी। लेकिन पेपर जो 2020 का आईआईटी मद्रास में सेट किया था, हाँ, गेट का, अब उसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं प्रिपरेशन के साथ था, लेकिन वही मैं पता नहीं वहां पे जाके पैनिक हो गया थोड़ा सा। मेरा स्टार्टिंग में जो एप्टीट्यूड सेक्शन था वो थोड़ा सा मेरा बिगड़ गया। वो थोड़ा सा पोर्शन जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट सा लगा मुझे। वहां से मेरा थोड़ा सा मतलब जो एक होता है क्योंकि गेट की एग्जाम क्या होती है ना, 3 घंटे में ही सब कुछ होता है। आप साल भर कितना भी प्रिपेयर कर लो, 3 घंटे अगर आप, इसलिए बोलते हैं कि गेट की पढ़ाई में आपको 3 घंटे के लिए प्रिपेयर करना है, कि आपको 3 घंटे के माइंडसेट में, इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज दो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्योंकि पढ़ाई तो सबकी हो जाती है, लेकिन 3 घंटे हम कैसे मैनेज करते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो वहां पे मेरा बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया, और इसके लिए मैं तैयार भी नहीं था। तो मेरा 2020 का गेट इतना खराब गया कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मुझे समथिंग 35 मार्क्स थे, लास्ट ईयर मुझे 850 रैंक थी, और इस बार मेरी रैंक 2000 के ऊपर चली गई, और मैं जॉब भी छोड़ चुका था। अब तो मेरे पास मतलब मेरा ऐसा सिचुएशन आ गया था कि बहुत ही डिमोटिवेशन वाली फीलिंग आ गई थी। मतलब मैं 1-2 हफ्ता तो मैं अपनी इसमें रहता था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। ऊपर से ये भी नहीं आइडिया था कि आगे कोरोना का लॉकडाउन आने वाला है, तो उसके बाद तो जॉब मिलना और भी मुश्किल हो जाता था। माना मेरे पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन तो भी कोरोना की वजह से तो अगर मैं अप्लाई भी करता तो और भी मुश्किल हो जाता जॉब करना। और घर वाले भी मतलब काफी टेंशन में थे। फिर
मैंने उस साल क्या 2-3 फॉर्म्स भर के रखे थे। बार्क का फॉर्म तो हर साल बार्क की एग्जाम होती है मार्च में, तो वो फॉर्म भर के रखा था। और आरसीएफ का फॉर्म आया था, वाइजैक स्टील का फॉर्म आया था, ये सब फॉर्म भी मैंने भर के रखे थे। सारे ब्रांचेस के लिए फॉर्म्स आए थे। इसरो का भी फॉर्म था 2019 का, तो वो भी मैंने भर के रखा था। अब क्या हुआ कि मैंने फिर थोड़ा मैंने खुद को थोड़ा संभाला। मैं बोला अभी एक एक चांस है अपने पास बीआरसी का। बार का पेपर हम जितना होता है मेरे लेवल पे अब तक जितना प्रिपेयर किया मैं अच्छे से करता हूँ। और मैंने 1 महीने का टाइम था, 17 मार्च को पेपर था मेरा। मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। जितना जितना मुझे जैसे इंटरनेट से पता चला कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम कैसी होती है, अपने खुद से मैंने पता किया। कुछ मैंने लोगों के इंटरव्यूज भी देखे प्रीवियस जिन्होंने एग्जाम्स दी थी, और मैंने तैयारी किया। 17 मार्च को मैंने दे दिया बीआरसी की एग्जाम। अब बीआरसी की एग्जाम मेरी मतलब मैंने 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। उसके बाद मैं हो गई मेरी एग्जाम। तो अब कोई एग्जाम नहीं थी देने के लिए। फिर 17 मार्च 2020 के बाद समथिंग 22 मार्च या 23 मार्च से ऑल इंडिया लॉकडाउन लग चुका था इसका कोविड का। तो अब लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद, कुछ भी नहीं था। तो कोई एग्जाम भी नहीं थी। अब मैं उसमें वेट कर रहा था कि बीआरसी का रिजल्ट आ जाए, फिर मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन मतलब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था मैंने। क्योंकि बीआरसी का मेन सिलेक्शन इंटरव्यू से ही होता है, एग्जाम सिर्फ हम्म। क्वालिफाइंग नेचर की होती है। तो अब हुआ क्या, 2020 17 मार्च को पेपर दिया। पेपर देने के बाद वेट कर रहा था मैं अप्रैल में रिजल्ट का, लेकिन रिजल्ट लगा आया ही नहीं। उस साल का रिजल्ट ही नहीं आया। मैं बहुत वेट किया, पूरा अप्रैल मंथ निकल गया, रिजल्ट आया नहीं। फिर पूरा अप्रैल मंथ मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं किया, तो मैंने कुछ कर नहीं पाया मैं बेसिकली। तो अब क्या, और अब मैं चाहता नहीं था कि मेरा कोई साल वेस्ट हो, क्योंकि अब मेरे दिमाग में था कि हमें कंटिन्यूएशन में सब करना है, तो अब कोई ऑप्शन नहीं था। और इस बार ऐसा था कि लास्ट ईयर का ग्रेड स्कोर था एमटेक के लिए अप्लाई करने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। क्योंकि मुझे मुझे पता था एमटेक करने का फायदा मैक्सिमम तभी होता है जब तुम टॉप 5 आईआईटी से करो। नहीं तो एमटेक करने के बाद भी अनएम्प्लॉयड ही रहते हो। तो मेरा ये माइंडसेट में था मेरे। तो फिर उसके बाद मैंने ये सब हो गया। अब मैंने 1 महीना कुछ पढ़ा नहीं, अप्रैल मंथ में कुछ पढ़ा नहीं। मई मंथ में भी मैं वेट कर रहा था, बीआरसी का रिजल्ट आया ही नहीं। तो मैं अब पूरा मैंने फिर डेढ़ डेढ़ महीना कुछ नहीं पढ़ा। और मैं अभी थोड़ा सा, और मैं 1.5 महीना थोड़ा मतलब डिप्रेशन नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत ऐसा मायूस रहता था कि क्या हो गया, कैसे वो एग्जाम मेरी खराब होगी गेट 2020 की। इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी क्यों खराब हो गई, मैं हम्म। उसका रीजन ढूंढने लग गया। अब ऐसा हम्म। हुआ, फिर मैंने एक बात सोच ली कि नहीं, अब कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, अब फिर से एक बार प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने फिर से एक बार, फिर से जैसे जीरो से, जैसा मैंने 2 साल से जो मैं पढ़ते आ रहा था खुद के इस पे स्टैंडर्ड बुक्स में, फिर से स्टार्ट किया पढ़ना। थोड़ा एक बार मैंने खुद के गलतियों को थोड़ा देखा कि मैंने कहाँ गलती की थी, क्यों मेरे से ऐसा हुआ। तो ये मैंने चीजों को थोड़ा एनालाइज किया, और फिर मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा। प्रिपरेशन मेरी चल रही थी। अब मेरा फोकस था 2021 के गेट पे। 2021 का गेट मैंने सोच के रखा था। और हाँ, बीच में आरसीएफ और वाइजैक की भी एग्जाम होने वाली थी, वाइजैक स्टील हम्म। की। हम्म। लेकिन वो एग्जाम्स का भी कोई बार की तो एग्जाम हो गई थी, आरसीएफ और वाइजैक की तो एग्जाम का भी कोई अता पता नहीं था। तो हम्म। अब वो एग्जाम्स भी चली गई, तो मैं बोला अभी अगले 2021 के लिए वेट करता हूँ, बीच में अगर कुछ आ गया तो अब देख लेंगे। तो मेरा प्रिपरेशन चलता रहा, मैं वही अपना स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते रहा। और प्रिपरेशन मैंने थोड़ा स्टडी आवर्स बढ़ा दिया अपना। मैं पढ़ते रहा, मैं मतलब रुका नहीं। मैं डेली, रात को मुझे नींद नहीं आती थी थोड़ा, कि क्या होगा आगे। अब अगर 2021 में भी यही प्रॉब्लम हो गया, तो जो 2020 में हो गया, पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन मैं वो चीज थोड़ा कंट्रोल में रख के मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट रखा, मैं कंटिन्यू पढ़ते रहा। मैंने हम्म। मतलब रुका नहीं कहीं पे, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखा। अब हुआ क्या कि बीआरसी का जो मार्च में एग्जाम दिया था, उसका मेरा रिजल्ट आया 17 नवंबर को। 17 नवंबर को हमारा इंटरव्यू का शॉर्ट लिस्टिंग आई। हम्म। पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो जो बंदों ने एग्जाम्स दी थी, इंटरव्यू। हम्म। अब जो इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग होती है, वो गेट प्लस बीआरसी के एग्जाम थ्रू होती है। मतलब सिर्फ बीआरसी के रिटर्न एग्जाम से नहीं होती, 50% गेट थ्रू होती है, 50% बीआरसी के एग्जाम थ्रू। तो मैं इंटरव्यू 17 नवंबर को था, तो 21 नवंबर को स्लॉट बुकिंग थी। स्लॉट बुकिंग का कैसा होता है ना कि हमें
1 दिसंबर टू 30 दिसंबर 2020 तक हमारा इंटरव्यू का टाइम लाइन दिया था कि 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आपको कोई भी एक डेट चॉइस करना है इंटरव्यू के लिए। तो मैं 21 नवंबर को बैठा और इंटरव्यू के लिए मतलब स्लॉट बुकिंग के लिए मैं बैठा। मैंने गलती क्या कर दी कि स्लॉट बुकिंग के लिए मैं थोड़ा लेट बैठ गया। अब होता क्या, स्टूडेंट्स एकदम 10 बजे का जैसे टाइम है स्लॉट बुकिंग का, तो 10 बजे ही वो लोग बैठ जाते हैं और तुरंत नहीं क्या लेट डेट्स बुक कर लेते हैं, 22 दिसंबर थोड़ा लेट, ताकि उनको प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम मिले। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके। क्योंकि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर ये तो लोग क्या मतलब करते हैं स्टूडेंट्स 20 को से बताना 30। चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे ही आएगा तुरंत स्लॉट बुक करना है, पहला टिप आपको मिल चुका है। हम्म। तो मैंने गलती क्या की, मैं थोड़ा, मुझे कुछ काम भी थे बाहर, तो मैंने सोचा कि मैं आराम से दोपहर को बैठ के स्लॉट बुक। अब जब मैं स्लॉट बुकिंग करने गया तो हुआ क्या कि आ, सिर्फ 1 दिसंबर टू 9 दिसंबर तक के स्लॉट्स अवेलेबल थे। 9 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक के सारे स्लॉट बुक हो चुके थे। हम्म। तो मेरे पास अब ऐसा था कि अगर मैं 1 से 9 के बीच में कोई भी डेट लूंगा तो मेरे पास टाइम कितना है, 21 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक, तो हार्डली 15 टू 18 डेज। अब 15 टू 18 डेज में बीआरसी का इंटरव्यू बहुत टफ होता है, मतलब हम्म। लेंदी इंटरव्यू होता है और टेक्निकल होता है। तो 15 टू 20 डेज में तो मैं एकदम से प्रिपरेशन नहीं, मतलब ये, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने क्या किया, 7 दिसंबर का स्लॉट बुक कर लिया। उसके बाद 21, फिर मैंने, अब 21 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक मेरे पास थे 16 टू 17 डेज। हम्म। अब मुझे, मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, मैंने गेट का प्रिपरेशन छोड़ दिया 2021 के। अब मैं बोला हम्म। ये एक है अपने पास चांस, क्योंकि मेरा 1 साल बच जाता है इसमें। तो मैंने हम्म। पूरे फुल फोकस से उसी पे मतलब फोकस किया। मैंने 17 डेज का प्लान बनाया कि मुझे जैसे वो लोग 5 सब्जेक्ट्स पे इंटरव्यू लेते हैं, तो मैंने कोई 5 सब्जेक्ट्स का पूरा प्लानिंग बनाया। और हम्म। मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको पढ़ते जाता हूँ। तो मैंने अपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का रैंकिंग मतलब डिसाइड कर दिया और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो जैसे हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही सब्जेक्ट्स अपने फेवरेट बोलते हैं। और तो मैंने ये सब्जेक्ट्स का मतलब ये किया और 17 डेज में डिवाइड करके उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। वही जो हम्म। मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी उसी में से एक बार फिर से रीड करना, इस बार थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा डीप में समझना, क्योंकि इंटरव्यू बहुत कंसेप्चुअल होता है। तो ये सब हम्म। चीजें मैंने किया और उसके बाद फिर 7 दिसंबर को मैं इंटरव्यू देने गया बीआरसी का। अब इंटरव्यू हमारा मुंबई में था। हाँ। इंटरव्यू जो था मुंबई के बीआरसी में था। हम्म। तो इंटर जहाँ पे इंटरव्यू था तो मैं वहां पहुंचा तो बीआरसी का कैंपस बहुत शानदार है। तो हम्म। वहां जाके एकदम ऐसे गूजबम्स आ गए मुझे कि मतलब मैं यहाँ पे एटलीस्ट इंटरव्यू देने तो भी आ गया। तो हम्म। मैं वहां पहुंचा इंटरव्यू देने। अब इंटरव्यू देने के बाद मैंने सोचा कि वहां जैसे मैं पहुंचा तो वहां देखा कि सारे स्टूडेंट्स मुझे ज्यादातर गेट रैंकर्स, आईआईटीएंस, एनआईटीएंस ऐसे स्टूडेंट्स मिल रहे थे। और हम्म। जैसे मैं तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ और हम्म। कुछ कुछ लड़के वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से भी आते हैं। तो वहां पे जाके मतलब अलग डिमोटिवेशन आ गया, मतलब हम कैसा खुद को ही ऐसा खुद हाँ। डिमोटिवेशन फील होने लग गया कि यार हम्म। यहाँ पे तो ऑलरेडी आईआईटीएंस एनआईटीएंस है, हम इसको क्या टक्कर दे पाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी गेट रैंकर्स है जिनकी रैंक 7 है, किसी की रैंक 10 थी। तो वहां पे हम कैसे मतलब स्टैंड कर पाएंगे। तो एकदम मैं, जेन्युइन डाउट जो मैं हर एक स्टूडेंट के दिमाग में आता ही है, अगर वो किसी थोड़े भी लोअर्स पे रहता है तो ये आता ही है। हम्म। तो वो तो सब में होता ही है, मतलब लोग क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम, वो लोग ऑब्वियसली उनकी उनका जो टैलेंट होता है, उनका जो मतलब जो उनका इंटेलेक्चुअल जो उनका दिमाग होता है वो बहुत अच्छा होता है हमसे। लेकिन क्या होता है कि हम भी कभी कभी खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अगर हम कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहे और मतलब हमने अगर खुद पे थोड़ा भरोसा किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा, तो अगर दिन कैसा होता है ना, मेहनत करते रहो तो तुम एक दिन तुम्हारा भी दिन आता है। और अगर उस दिन में तुमने पंच मार दिए तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है। तो हमको कैसा है ना कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि वो दिन कब आएगा, इसलिए मेहनत कंटिन्यू करनी पड़ती रहती है। अब तो, लेकिन मुझे पता था कि ये दिन है, मुझे करना है, लेकिन वहां जाके फिर डिमोटिवेशन। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू दूसरे दिन जब था 7 दिसंबर को, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया वहां पे, तो बाहर जब देखा स्टूडेंट्स बहुत पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू से पहले बहुत पढ़ाई कर रहे हैं,
मैं बोला अभी इतना टफ इंटरव्यू है, अगर मैं अभी अभी टाइम पे पढ़ के क्या कर लूंगा, वहां जाके तो क्या हो सकता मुझे भी नहीं पता। वहां पे ऑलरेडी जब मैं इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे 8 लोगों का पैनल था, 8 साइंटिस्ट बैठे थे, और हमें सारा इंटरव्यू बोर्ड पे देना था। तो फिर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे इंट्रोडक्शन पूछा कि कैसे, मतलब तुषार तुषार तुम 2018 के पास आउट हो, तो तुम कहाँ थे इतने, मतलब इतने साल कहाँ थे? तो मैंने बोला सर मैं 1.5 ईयर जॉब किया है मैंने, और केमिकल कंपनी में। तो अच्छा, तो उन्होंने मुझे केमिकल के कंपनी के बारे में पूछे, क्या जॉब प्रोफाइल थी तुम्हारी। फिर उसके बाद उन्होंने बोले कि तुमने गेट का स्कोर नहीं डाला है यहाँ पे, तुमने बीआरसी का स्कोर डाला है, गेट का स्कोर क्या था तुम्हारा? तो मैंने फ्रैंकली उनको बोल दिया कि सर मेरा गेट इस बार बहुत खराब गया, मेरी रैंक जो थी 2000 के ऊपर थी। केमिकल में 2000 रैंक, मतलब मैकेनिकल की 40-50,000 रैंक हो गई। मतलब जैसे मतलब नंबर ऑफ किस में स्टूडेंट्स डालना था, अगर पड़ता आप है, डालना किस में पड़ता है बोल रहे हैं आप? जब जब आप बीआरसी का फॉर्म भरते हो, जैसे बीआरसी का रिक्रूटमेंट का फॉर्म आता है, तो उसमें हम्म। क्या होता है, वहां पे दो ऑप्शन पूछते हैं आपको कि हम्म। आप गेट थ्रू अप्लाई करोगे कि बीआरसी के एग्जाम थ्रू अप्लाई करोगे। तो होता क्या है कि गेट की एग्जाम भी तब होने की होती है। नॉर्मली बीआरसी का जो नोटिफिकेशन होता है, मतलब नॉर्मल ईयर्स में, अभी तो कोविड की वजह से सब इधर उधर हो गया, नॉर्मल ईयर्स में दिसंबर में आता है, गेट से पहले। तो दिसंबर में आता है हमारा बीआरसी का नोटिफिकेशन, और फॉर्म फिलिंग आती है नॉर्मली फेब्रुवरी मंथ में, गेट जनवरी फेब्रुवरी मंथ में। तो फॉर्म फिलिंग के वक्त वो लोग मतलब पूछते कि आपका मतलब किस चैनल के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, गेट के थ्रू या फिर बीआरसी के एग्जाम थ्रू। तो मैं ज्यादातर लोग क्या, जिनका जिनको कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे गेट में रैंक 150 या फिर 200 के अंदर आएंगे, तो वो लोग बीआरसी की एग्जाम नहीं देते। लेकिन मैक्सिमम लोग दोनों चैनल्स को टिक कर देते हैं कि दोनों चैनल से भी हम कर सकते हैं, सेफ साइड में बीआरसी की एग्जाम भी लोग दे देते हैं। तो हम्म। मेरे वक्त ऐसा हुआ था कि मेरा गेट का स्कोर इतना कम था कि मुझे पता था मेरा गेट से तो सिलेक्शन होने ही नहीं वाला। गेट का उनका कट ऑफ नॉर्मली ऑल इंडिया रैंक 200 के अंदर होता है, 200-150 के अंदर। तो गेट जो है वो, देखा जाए तो बीआरसी की एग्जाम एक मतलब इजी वे है इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। गेट थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है क्योंकि गेट का कट ऑफ बहुत हाई हो जाता है। तो मैंने फॉर्म भरते वक्त गेट डाला ही नहीं, मैंने सिर्फ बीआरसी रिटर्न एग्जामिनेशन का ऑप्शन डाला, बीआरसी रिटर्न की एग्जाम दिया, और मेरा सिलेक्शन भी बीआरसी रिटर्न एग्जाम थ्रू हुआ था। कुछ 300 मार्क्स का पेपर था, तो कट ऑफ था 178, तो मुझे 183 मार्क्स थे। मेरे मार्क्स भी बाउंड्री पे ही थे, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत मार्क्स लाया था, 3 आउट ऑफ 300। तो अब उसके बाद सिलेक्शन जो होता है, मुझे पता था 100% इंटरव्यू बेस्ड होता है। मार्क्स तुम अगर 178 भी लाते हो डॉट बाउंड्री पे, तो भी वो मैटर नहीं करता। वो लोगों के लिए गेट AIR 1 या फिर बीआरसी का रैंक 17, मतलब कट ऑफ क्लियर करने वाला बंदा, सब सेम है, उनके लिए सिर्फ इंटरव्यू मैटर करता है। तो मुझे पता था कि मुझे बस वो 1-1.5 घंटा परफॉर्म करना है, इंटरव्यू बहुत लंबा चलता है 1-1.5 घंटे का। तो मैं सब जाके वहां पे इंटरव्यू में बैठा। अब उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारा गेट का स्कोर कहाँ पे? तो मैंने बोला सर कि मेरा गेट बहुत खराब गया था, मेरी रैंक अबाउट 200 आई है। तो वो लोग भी मतलब अच्छा ठीक है, तो मैंने फ्रैंकली बात की, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला उनको। और मैं बोला मैं बीआरसी के एग्जाम थ्रू सिलेक्ट हुआ हूँ यहाँ पे। ओके, फिर उन्होंने बोला, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उन्होंने मुझे चौक डस्टर लेने हाथ में लेने बोला। चौक डस्टर मतलब मार्कर और ये हाथ में लेने बोला। और वहां पे एक बहुत बड़ा सा बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड, 8 लोग थे। और वहां पे मुझे मतलब उनको इंटरव्यू में हर चीज, वहाँ पे इंटरव्यू का ऐसा होता है कि आपको हर चीज को एक्सप्लेन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल लोग डेरिवेशन करवाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दे देते हैं, कोई भी कंसेप्ट पूछेंगे तो उसको उसका फॉर्मूला लिख के बताओ, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला भी लिख दिया तो उसका डेरिवेशन करके बताओ। डेरिवेशन के साथ साथ भी वो लोग फॉर्मूले में जो वैल्यूज है उतना सिग्निफिकेंस क्या है, ये फॉर्मूला जब डिराइव हुआ था। कभी कभी लोग ये नहीं पूछते कि आपका इस फॉर्मूला को डिराइव करो, वो पूछेंगे कि ये फॉर्मूला जो है, ये डिराइव जो हुआ, इसमें क्या क्या हमने अजम्पशंस। जैसे हमने क्या क्या अजम्पशन हम्म। लिए हैं, मतलब क्या लिमिटेशन इस फॉर्मूले के। क्योंकि होता हम्म। क्या, हम फॉर्मूले मगअप कर लेते हैं गेट के लिए, गेट में हमें वैल्यूज मिल गए, वैल्यूज पुट कर दिया, आंसर आ गया, वो चार में से एक ऑप्शन टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। लेकिन हम्म। कंसेप्चुअली वो फॉर्मूला बना कैसा, उसमें एजम्पशंस क्या है, कौन सा कंडीशंस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी हम्म। चीजें वो लोग नहीं क्या, मतलब
मतलब वो लोग बहुत डीप जाते हैं कोई भी चीज में, तो आपको उस हम्म। हिसाब से प्रिपरेशन करके जाना पड़ता है। तो उन्होंने फिर मुझसे काफी मेरे जो मेरे जो टॉप 4 सब्जेक्ट थे उस पे उनका इंटरव्यू चला, और मेरा इंटरव्यू 1 आवर 30 मिनट्स चला पूरा, 1 आवर 30 मिनट्स। और 1 आवर 30 मिनट्स का इंटरव्यू जो था वो मुझे पता भी नहीं चला कितना देर, मुझे लगा 45-50 मिनट्स हुए होंगे, लेकिन जब मैं बाहर निकला घड़ी देखा तो 1.5 आवर हो चुका था। तो इंटरव्यू ठीक था, मतलब मुझे तो लगा कि मैंने ठीक इंटरव्यू दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर नहीं दे पाया, मैं कंफ्यूज हो गया। तो बेसिकली वो लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि तुम्हें सब आना चाहिए, वो लोग हमारा अप्रोच भी चेक करते हैं। अब ये सब हम्म। होने के बाद मैं इंटरव्यू देके मतलब इंटरव्यू देने के बाद मैं बाहर आ गया, और उसके बाद मैं अपने घर आ गया, अपने शहर नागपुर। अब उसके बाद 7 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू हुआ। अब उसके बाद 7 दिसंबर से 30 दिसंबर तक और इंटरव्यूज होने वाले थे। तो हम्म। स्टूडेंट्स हर दिन, मतलब जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में उस साल 300 लोगों को बुलाया था मेरे वक्त। तो 300 में से हर साल जैसे 15-15 लोग आते, तो मेरे वक्त 12 लोग आए थे। ऐसे कर करके फिर 30 मतलब 30 दिसंबर तक इंटरव्यू चले। और 7 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक मैं बहुत नर्वस था, मतलब मैं वेट कर रहा था अब क्या होगा। मुझे वो एक एक क्वेश्चन याद आता था जो मैंने रॉन्ग बता दिया, या फिर उनका चेहरा थोड़ा सा उतर गया था आंसर देते वक्त। ऐसा होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर देते वो लोग एकदम यस वेरी गुड वेरी गुड, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो लोग एकदम से नहीं, मतलब थोड़ा सा चेहरा उतार देते। तो मैं एकदम ऐसे नर्वस हो गया था, मुझे अलग ही टेंशन आ गया था। ऊपर से हुआ क्या था, जो मैं 2021 की प्रिपरेशन कर रहा था गेट की, वो बीच में ब्रेक हो गई थी बीआरसी की वजह से। तो मुझे ये भी डर था कि अभी बीआरसी के चक्कर में मेरा 2021 का गेट मतलब खराब ना हो जाए, ये भी डर हम्म। था। तो मेरा 7 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का टाइम तो बहुत ही मतलब इसी में चला गया, मतलब सोचने में चला गया अभी क्या होगा क्या होगा, दिन भर दिमाग में वही रहता था। अब 31 दिसंबर को इंटरव्यूज खत्म हो गए, 31 दिसंबर को। उसके बाद रिजल्ट, नॉर्मली रिजल्ट उनका आता है 15-20 दिन बाद, फाइनल शॉर्टलिस्टिंग जो इंटरव्यूज थे। मुझे सबसे पहले डाउट था कि इस साल उन्होंने 294 लोगों को बुलाया था केमिकल इंजीनियरिंग से, और हर साल वो लोग ऐसे ही 300 के आसपास लोग बुलाते हैं, और हार्डली 15 से 20 लोग ही सिलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है। तो सबसे पहले तो यही डाउट आता है कि वहां पे ऑलरेडी जो 300 लोग जो आए थे, उसमें से 150 गेट टॉपर्स थे जिनका रैंक 1 से लेकर 150 तक था, और जो बाकी के लास्ट 150 थे वो बीआरसी के एग्जाम थ्रू आए थे। तो अपना क्या चांस है अभी होने का, मतलब हम्म। मतलब गेट के टॉपर्स तो ऑब्वियसली कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो मुझे हम्म। ऐसा मतलब कंफ्यूजन था, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसी में मेरा मतलब बहुत टेंशन टेंशन में मेरा निकल गया सब। मैं हम्म। वेट कर रहा था रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। और मतलब मतलब हुआ क्या कि सरप्राइजिंगली रिजल्ट आया 5 जनवरी को ही, 5 दिन में उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उनका प्रोसीजर ऑलरेडी लेट हो चुका था। हम्म। नॉर्मली जो साइंटिफिक ऑफिसर्स की ज्वाइनिंग होती है वो 1 अगस्त 2020 को होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से सब डिले हो गया, इसलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी रिजल्ट लगा दिया 5 जनवरी को। अब जब मैंने एकदम से 5 जनवरी को लिस्ट में नाम देखा, तो मतलब जब मैंने देखा कि वो 22 लोगों में, मतलब मैंने देखा कि मैकेनिकल का पहले आता है, उसके बाद केमिकल का आता है, केमिकल में जब मैंने देखा 22 लोगों में मेरा नाम है, तो उस दिन जो मुझे खुशी हुई वो तो मैं बता ही नहीं सकता। क्योंकि मैं 3 साल से मतलब कंसिस्टेंटली मतलब प्रिपरेशन कर रहा था, या कहीं तो मेरा एमटेक या फिर बीआरसी, और बीआरसी का मेरा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस ये था कि बीआरसी में एमटेक भी होता है साथ साथ में, ट्रेनिंग के साथ साथ में, मतलब आपको एमटेक की भी डिग्री मिलती है 2 साल बाद। जैसे अभी मेरा 1 साल का ट्रेनिंग चल रहा है, उसके बाद और 1 साल मैं प्रोजेक्ट करूंगा, तो 2 साल बाद मुझे एमटेक इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का भी मतलब ये कोर्स मतलब डिग्री मिल जाएगा। तो आपका एमटेक भी हो रहा है, हायर स्टडीज भी हो रही है, और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब भी लग गया, मतलब हम्म। दोनों चीज आपका इन वन गो, मतलब बार्क में दोनों आपका हो रहा है जिनको हायर स्टडीज करनी है। और उसके बाद वहां पे पीएचडी भी कर सकते हैं हम, मतलब बीआरसी की खुद की यूनिवर्सिटी है, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। तो वहां से आप एमटेक होने के बाद आप 2 साल बाद पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका जॉब के साथ साथ पीएचडी भी वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वहां पे एडवांटेज होता है बार्क में। तो मेरा ऐसा भी था कि अगर ये मुझे मिल गया बार्क, तो मेरा हायर स्टडीज का भी मतलब जो है जो मेरा था वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और जॉब और एक जो बहुत अच्छी चाहिए थी जगह वो से भी हो मिल। जाएगा।
बहुत अच्छी जगह। हाँ, क्योंकि होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट की एनआरएफ रैंकिंग भी 14 है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, और पढ़ाने वाले सारे साइंटिस्ट ही होते हैं बीआरसी के। तो वहां पे मतलब हमारा एमटेक भी हो जा रहा है, और मेन मतलब क्या हो रहा है कि एमटेक करने के बाद लोगों को क्वेश्चन रहता है कि अब हमें जॉब कहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो टेंशन ही नहीं है, तुम ऑलरेडी जॉब पे हो, तुम ऑलरेडी हम्म। मार्क में सिलेक्टेड हो, और तुम एजुकेशन भी कर रहे हो, तो एजुकेशन भी तुम्हारा आराम से चिल वे में हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज था। तो जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया, तो फिर तो उस दिन तो पूछो ही मत, मैं मतलब उसके बाद भी मैं सोया नहीं खुशी के मारे। तो ऐसा हो गया था, क्योंकि तुम 3 साल से लगातार प्रिपरेशन करते आ रहे हो, मतलब जॉब हम्म। के साथ भी, क्योंकि जॉब एक बहुत लोग क्या होता है कि जॉब मिलने के बाद लोग नहीं क्या मतलब पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, मतलब अब कुछ लोग होते हैं कि जिनको जॉब नहीं मिलती इसलिए वो लोग गेट का प्रिपरेशन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पीएसयू जाना चाहते हैं या फिर हायर स्टडीज हम्म। करना चाहते हैं, इसलिए गेट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन तो होता क्या है कि कभी कभी जब तुम कंफर्ट जोन में होते हो, तभी भी तुम्हारा मतलब क्या होता है कि तभी भी तुम किसी चीज में अपना फुल एफर्ट नहीं दे पाते। तो कंफर्ट जोन में रहना भी कभी कभी डिसएडवांटेजेस होता है, और मेरे केस में ऐसा हुआ, तो मैं 1.5 साल तो कंफर्ट जोन में था। जब मैंने खुद को रिस्क डाल के मतलब रिस्क लिया मैंने, उसके बाद मैं मतलब अपना फुल दे पाया, और मैं अपना मतलब 100% दे पाया। और उसके बाद मैं मतलब अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल प्राइवेट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से था मैं, एलआईटी नागपुर, जो एक मतलब एवरेज एवरेज नहीं बोल सकते, लेकिन एक ऐसा आईआईटीज एनआईटीज लेवल का कॉलेज नहीं है वो। लेकिन वहां से निकलने के बाद भी आज मैं जहाँ पे हूँ, वहां पे आईआईटीज एनआईटीज के भी बंदे हैं, और आपको बताओ कि वहां पे ऐसे भी लोग हैं जो 4-5 साल से प्रिपेयर कर रहे थे। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा गैप ले लिया, हम्म। 2015 के पास आउट, 2016 के पास आउट, तो लोग सोचते हैं कि इतने लंबी गैप के बाद कोई सिलेक्ट नहीं करता, ऐसे रूमर्स भी हम्म। फैल जाते हैं कि इसरो हम्म। डीआरडीओ लेता नहीं है इतनी बड़ी गैप वालों को। लेकिन आपको जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको सुन के ये बात थोड़ी मतलब अच्छी लगेगी कि वहां पे ऐसे भी लोग हैं जो 2015 के पास आउट है, वो पाँच 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 ओह। 6-6 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग, ऐसे भी लोग ओह। हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप गिव अप मत करो, आप जैसे आप अगर कोई भी चीज कर रहे हो थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर हार्डवर्क कर रहे हो तो आपको हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा, कभी जल्दी मिल जाएगा कभी लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन बस गिव अप नहीं करना है, पेशेंस रखना है, और हाँ खुद के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ के रखनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गेट है तो गेट अगर खराब हो गई तो डीमोटिवेट हो गया। देने के लिए बहुत सारी एग्जाम्स है, बार्क है, आरसीएफ की एग्जाम्स आती रहती है, उसके बाद एनआरएल की एग्जाम्स आती रहती है, नुमालीगढ़ रिफाइनरीज की। तो आपके पास हम्म। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बस आपको अपना प्रिपरेशन कंसिस्टेंट रखना है, ऐसा नहीं कि गिव अप कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो बस फिर 5 जनवरी, फिर 18 जन से मैं ज्वाइन कर लिया बीआरसी, और तब से मैं यहीं पे हूँ। तो यहाँ हम्म। पे अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, और हम्म। 1 नवंबर से मेरी फाइनल कंफर्मेशन ज्वाइनिंग हो जाएगी एज अ साइंटिफिक ऑफिसर बीआरसी में। तो बहुत मेरा सही। यही था जो प्रिपरेशन का जो था। हम्म। तो मेरा बहुत सही। प्रिपरेशन का यही था कि तो मेरा प्रिपरेशन का यही था कि मेरा प्रिपरेशन जो था वो सेल्फ स्टडी बेस्ड था मैक्सिमम, और सेल्फ स्टडी के साथ साथ मैं मतलब कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन मोड में था, और मैं मतलब रुका नहीं कहीं पे। और जहाँ पे, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने सेल्फ स्टडीज, मैं और एक चीज बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है हम सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी आपको गाइडेंस की भी जरूरत पड़ती है, तो आपको किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ता है। तो जैसे आपको आजकल ऑनलाइन बहुत सारी मतलब आपको गाइडेंस मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, तो आप यहाँ पर भी है मतलब सर, थोड़ा मतलब सीनियर्स। मैं आपको बता रहा हूँ, अनअकैडमी में एक फीचर है आइकॉनिक करके। अब इसमें क्या किया गया है कि आपको एक टीचर, आपके पास एक गाइड रहेगा ही, जिसने या तो बार्क का एग्जाम निकाला है, या वो टॉप आईआईटी में गए हैं, या फिर उनका ना ईएससी का मेंस वगैरह निकला हुआ है। और वो आपको हम्म। पर्सनली आपका टाइम टेबल देंगे, गाइड करेंगे, फोन करेंगे। ये सारी चीजें अवेलेबल है, मतलब हमारे समय में जो नहीं हुआ करता था अब हो रहा है, ये मैं बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई भी क्लासेस लगाने के लिए हमें पर्टिकुलर किसी बड़े शहर में जाना पड़ता था। हम्म। अभी ऑनलाइन की वजह से होता है कि हम घर बैठे
एक अच्छे एजुकेटर से हम सीख सकते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं है कि आपको ये भी देखना है कि प्रिपरेशन करते हो अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं पे कम पढ़ रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा जैसे कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेना पड़ेगा। तो मैंने भी मतलब गाइडेंस लिया, लोगों से बात की, सीनियर से बात की, और इसके साथ साथ मेरा प्रिपरेशन चलता रहा। क्योंकि होता क्या है, आप हार्डवर्क कर रहे हो, हार्डवर्क करते जा रहे हो, लेकिन हार्डवर्क अगर सही डायरेक्शन में नहीं होगा तो उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा आपको। फिर आप कंप्लेंट करोगे, हाँ लोग बोलते हैं हार्डवर्क करो सक्सेस मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हार्डवर्क भी एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए। और ना तो सर, कोई ना कोई गाइड और होना एक चाहिए और जो आप। बात जो है ना, वो ये है कि ना, नौकरी वाले डायरेक्शन में या प्रिपरेशन वाले डायरेक्शन में मिथ बहुत रहते हैं, है ना। ये मिथ हम्म। जो होता है ना, वो आधे रेस को तो ऐसे ही हटा देता है। पहले ही बोल दिए रहेंगे कि बार्क बहुत कठिन है, मत जाओ क्योंकि तुम इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। तुम्हारा हाँ। रिटर्न बस क्लियर हुआ है, तुम्हारे सामने इतने सारे लोग रहेंगे, वो सबकॉन्शियसली आपको ट्रेन करते रहते हैं कि तुम्हारा नहीं होगा करके। तो ये मिथ बहुत ज्यादा रहता है नहीं कि होगा। इतने 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारा क्यों लेगा, ऐसे करके बहुत सारे। तो आज हाँ। आपने जो चीजें हाँ। बताई हैं, वो एक गाइड की तरह ही ये बताया है जो ये लोगों हाँ को ये हेल्प तो करेगा। हम्म। ये हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब लोगों को लगता है कि जैसे आपने बोला कि 3 साल से तुम प्रिपेयर कर रहे हो, अब क्यों लेगा वो हम्म। तुमको। वो लोग ये सब नहीं देखते, क्योंकि आप एक चीज देखो ना, लोग यूपीएससी के एग्जाम प्रिपरेशन करते हम्म। हैं, और हम्म। लोग 6 से 7 अटेम्प्ट देते हैं। आपको एक ऐसी जॉब करनी है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। आईएएस ऑफिसर जो होता है उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, उसको प्रेशर झेलते आना चाहिए। तो यूपीएससी में अगर जो सिलेक्शन पैनल होता है, जो यूपीएससी आईएएस आईपीएस को सिलेक्ट करता है, वो लोग बंदे का ये भी देखते हैं कि ये बंदा 6 साल से प्रिपेयर कर रहा है, इसका पेशेंस लेवल कितना है, ये कोई भी प्रेशर को झेल सकता है। तो ये सिर्फ यूपीएससी में नहीं, मतलब यूपीएससी में लागू नहीं होता ये। अदर जो हमारे पीएसयूज या फिर हमारे अदर जो है, वो लोग भी ये देखते हैं कि नहीं, ये बंदा 2015-16 का पास आउट है, इतने साल से लगा हुआ है, तो और अभी इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो उल्टा वो लोगों को लगता है कि नहीं यार, अभी इतना इतनी मेहनत की और आज इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट बाहर निकला, तो वो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, वो लोग सिलेक्शन दे देते हैं। उनका ऐसा कोई नहीं रहता कि 2 साल फ्रेशर होना, ये सब होना, ऐसा हाँ कुछ नहीं है हाँ उनका। हाँ। वो एक्चुअल में देखना तो यही चाहते बहुत चीज हैं कि आपने मैटर वो करती चीज सीखी है कि नहीं, मतलब क्योंकि आप एक ऐसे है। पोस्ट हाँ, पे रहने सीखी वाले है हैं क्या। जहां पर ना आप फर्जी नहीं कर सकती चीजों को। मतलब ये नहीं कर सकते कि नहीं आप सिर्फ नहीं। रट के आ गए हो तो आप उस चीज को कर लोगे। नहीं, यू आर अ साइंटिस्ट और आपको रिसर्च करना है, मतलब आपको उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए और इतना नॉलेज होना इंटरेस्ट। चाहिए कि आप उस चीज को निकाल सको, वो डेरिवेशन और वो अप्रोच निकाल सको कि हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप उस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो, है कि नहीं सर। हाँ, वो लोग मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे वो लोग बेसिकली क्या देखते हैं, जो वहाँ पे 7-8 साइंटिस्ट बैठे रहते हैं, जो हमारे तुम्हारे सिलेक्शन के लिए बैठे रहते हैं, वो लोगों को, क्योंकि तुम काम करने हो न्यूक्लियर फील्ड में, तो वो लोग तुम्हारा ऑब्वियसली न्यूक्लियर नॉलेज नहीं चेक करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर हो तुमको खुद सिखा देंगे। हम्म। वो लोग तुम में वो चीज देखना चाहते हैं कि ये बंदा चीजों को कितने अच्छे से समझ पाता है। तो जैसे वहां पे सिलेक्शन मैकेनिकल, हर साल बीआरसी का सिलेक्शन ऐसे होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, उसके बाद बेसिक जो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं, हर साल बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट होता है। अगर आप देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे, मतलब कंपेयर टू इसरो, डीआरडीओ, बीआरसी बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट करता है, हर साल करता है और रेगुलरली करता है, कभी स्किप नहीं हम्म। करता। मतलब ऐसा नहीं होता, आप देखना इसरो का मतलब 2-2 साल में एक बार नोटिफिकेशन आता है, लेकिन हम्म। बीआरसी का वैसा नहीं होता। क्योंकि हम्म। ये और एक चीज है, मतलब बहुत लोगों को पता नहीं, ये सिलेक्शन बीआरसी का नहीं होता है, बेसिकली बीआरसी होता डीएई का है, होता है। लेकिन ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डीई का होता है। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये बहुत बड़ी मतलब साइंटिफिक बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है। तो इसका कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं होता, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनको मतलब हैंडल करते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में मोर देन 15 यूनिट्स है। उसमें से जो 15 यूनिट्स में से 5 रिसर्च यूनिट्स है, उसमें से जो सबसे फेमस यूनिट है उसका नाम बार्क है, जो हम्म। लोग जिसको जानते हैं। और जो ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो मैं बार्क का जो बोल रहा हूँ, ये होता क्या है कि ये सिलेक्शन है डीएई में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, थ्रू बार्क। बार्क जो उनका यूनिट है, जो बार्क जो उनका इतना बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये एग्जाम कंडक्ट करना और इंटरव्यू से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना।
तो जो 294 में से 22 लोग सिलेक्ट हुए, वो सिर्फ बार्क में पोस्टिंग नहीं होगी, वो लोग हाँ। अदर जैसे मैं कुछ इंस्टीट्यूशन बताना चाहता हूँ। जैसे एक बार्क मुंबई हो गया, उसके बाद आईजी कार कलपक्कम, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ ऑटोमिक रिसर्च कलपक्कम, वो भी एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, उसके बाद आरआर कैट इंदौर, उसके बाद हेवी वाटर बोर्ड है, हेवी वाटर बोर्ड सूरत में है, वडोदरा में है, कोटा में है। तो और उसके बाद एनपीसीएल, एनपीसीएल का भी हम्म इसमें आता है, मतलब हमारी पोस्टिंग एनपीसीएल में भी होती है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में। तो हम्म कुछ लोगों का पोस्टिंग है। एनपीसीएल का एक अलग से भी रिक्रूटमेंट होता है, आपने देखा होगा, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग करके गेट थ्रू होता है। और इधर से भी मतलब वाया जो ये जो बार ट्रेनिंग स्कूल है, यहाँ से भी लोगों को एनपीसीएल में, क्योंकि एनपीसीआईएल डीए के अंडर में ही आता है, वो हम्म डीए के अंडर का पीएसयू है एनपीसीआईएल, और बार्क रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो डीए जो है ये इंडिया का बहुत बड़ा, मतलब आप थोड़ा सा रिसर्च करके देखिए, डीए जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंडिया का बहुत बड़ा मतलब साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, जो बेसिकली एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी पे रिसर्च करता है। तो और ये जो हमारा रिक्रूटमेंट है, ये ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर का होता है, ग्रुप ए गैजेटेड हम्म ऑफिसर, जो कि साइंटिफिक ऑफिसर्स इन डीए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये एक बहुत मतलब अच्छा होता है। तो कुछ लोगों का एक डाउट होता है कि किसी किसी को ऐसा भी होता है कि रिसर्च नहीं करना आता है उनको, उनको प्रोजेक्ट्स में जाना होता है, उनको प्लान जॉब्स करने होते हैं, मैनेजमेंट करना होता है। तो हम्म ये जो अभी मैं बार्क नहीं बोलूंगा, मैं डीए ही बोलूंगा, ये जो हम्म डीए का जो सिलेक्शन है, ये सिर्फ बार के लिए नहीं होता है। ये लोग पहले यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल में आपको आना पड़ता है, ट्रेनिंग स्कूल में आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी एक रैंक लगती है, जो आपने बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के, आपके कोर केमिकल इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसका। तो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, आपका कोर केमिकल इंजीनियरिंग, और एक मिनी प्रोजेक्ट होता है। तो ये पूरा एक साल का जो ट्रेनिंग कोर्स होता है, इसमें आपको बेसिकली पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि एमटेक का ही कोर्स है एक टाइप का। तो उसके बाद जब आप एग्जाम दोगे, आपका कोई ना कोई रैंक आएगा, उस रैंक के हिसाब से आपको चॉइस मिलेगी। तो कुछ लोग रिसर्च लेते हैं, कुछ लोग प्रोजेक्ट्स लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। तो ऐसा नहीं, कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि बाहर जाऊंगा तो सिर्फ रिसर्च करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाहर जाके मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, प्रोजेक्ट्स में जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है मतलब डीएई के अंडर में। तो ये एक है। और पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई में, हैदराबाद में भी हो सकती है, कलपक्कम में भी हो सकती है। तो ये एक चीज होती है जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होती प्रिपरेशन के पहले। तो हम्म सबसे पहले आपको, मैं और एक चीज, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कोई भी एग्जाम का करते हैं तो उसके बारे में नॉलेज ही नहीं रखती कि वो एग्जाम क्या है, वो जिस कंपनी को ज्वाइन करे उसके बारे में उसको उनको पता ही नहीं होता है। इससे होता क्या, आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है, देखो, प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? पहली बात, आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले उसके बारे में पता तो करो कि वो जो इंस्टीट्यूशन वो करता क्या है। जैसे मैं बार का प्रिपरेशन करने से पहले, बार क्या करता है, बार्क ने इसके पहले क्या किया है, 1998 का जो ऑपरेशन शक्ति था, जो अब्दुल कलाम के अंडर में बार्क ने कंडक्ट किया था, जब से इंडिया न्यूक्लियर नेशन बना है, 1998 के बाद से इंडिया को पूरे वर्ल्ड ने न्यूक्लियर नेशन डिक्लेयर कर दिया था, तो बार्क ने कंडक्ट किया था। तो होता है कि हमें एक इंटरनल मोटिवेशन आता है कि यार ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसके लिए काम करेंगे। तो होता क्या है कि जब प्रिपरेशन भी करते होंगे तो आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे मुझे जाना है, तो एक आपके पास एक इंटरनल मोटिवेशन आता है। एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन जो बाहर से मिलता है, किसी का इंटरव्यू देख के, या फिर किसी का आर्टिकल पढ़ के, सक्सेस कोरा पे किसी का सक्सेस इंटरव्यू पढ़ के। लेकिन एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है वो कुछ दिनों के लिए होता है, इंटरनल मोटिवेशन वो कंटिन्यू कंसिस्टेंटली अपने इसमें चलते रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज कर रहे हो उसका रिसर्च करो। आईओसीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओएनजीसी के लिए कर रहे हो, तो उसके बारे में पता करो कि वो किस फील्ड में काम करती है। आपके पास आप एमटेक करना है आईआईटी बेंगलोर या फिर आईआईटी बॉम्बे से, तो आपको पता चलेगा कि क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो फिर स्टूडेंट्स को बेसिक चीजें भी नहीं पता होती है, क्या वो किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और फिर होता है कि उनको पता नहीं होता, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ मिलने के बाद भी डिमोटिवेशन आता है किसी किसी को। तो ये एक थोड़ा होता है। तो ये मैं थोड़ा बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को जो बहुत भी। सही है सर, इम्पोर्टेंट है। क्यों बताओ, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल है, सर भी रिलेट करेंगे इस बात से। आप सिलेक्ट हुए कहीं पर भी, आपको लगता है कि हाँ हो जाएगा, बस नौकरी मिलनी चाहिए। एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में यही रहता है, बस नौकरी मिलनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जॉब्स का ही प्रॉब्लम है। तो अब अगर वो
ऑयल वाले सेक्टर में चले गए, एचपीसीएल बीपीसीएल ये सारे में, तो वहां पर कंप्लीट मैनेजमेंट जॉब रहता है, आप लोगों को मैनेज कर रहे हो, है ना। अब यहाँ पर आप साइंटिस्ट बन रहे हो तो यू आर रिसर्च ओरिएंटेड, आपको रिसर्च करना है, चीजों को समझना है। तो ये आपको अपने पार्ट में आना चाहिए समझ में कि आप किस पार्ट के लिए बहुत अच्छे से हो, मतलब कौन सा रोल आपको ज्यादा अच्छा लगता है, वो मैनेजमेंट वाला या फिर ये रिसर्च वाला। क्योंकि सब लोग हर चीज करने के लिए हम्म। नहीं बने हुए रहते हैं, अगर गलत नहीं आदमी बने दूसरे होते, जगह चला गया तो वो फ्रस्ट्रेट होने चला लगेगा और गया अपनी तो जॉब वो, को नहीं कर पाएगा। और और वो वहां पे सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएगा, हम्म क्योंकि वो उस चीज के लिए बना ही नहीं है। तो पहले खुद को भी अच्छे से जान लो, उसी के बाद किसी चीज के लिए मतलब टारगेट बनाओ कि मुझे ये करना है, और क्लियर रहो उसमें, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये नहीं हुआ तो वो, ऐसा नहीं, इसमें हम्म जाना है, ये करना है, और ये करने के लिए क्या क्या करना है वो पता करो, सब कुछ क्या क्या करना है। उसके बाद सब करके बाद फिर पूरा एकदम फोकस के साथ उस पर लगे रहो, कंटिन्यू कंसिस्टेंटली, आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। बहुत बस सही आपको सही। थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस। ये बहुत एक क्विक इंपॉर्टेंट। क्विक क्विक आपसे एक सोल्यूशन चाहिए सर। आप बहुत अच्छे कुछ टिप्स दीजिए रिटर्न एग्जाम के लिए और इंटरव्यू के लिए, ताकि हम लोग सम अप कर सके इस पर इंटरव्यू का। हाँ, तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ रिटर्न से। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा, जो बीआरसी का रिटर्न एग्जाम होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो आपको इसमें इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें आपको टॉप नहीं करना है। तो मैं पहले आपको एक पैटर्न बता देता हूँ कि एग्जैक्टली होता कैसा पेपर। सारे ब्रांचेस का पेपर सेम ही होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सबका सेम होता है। आपको रहेंगे 100 क्वेश्चन, और एवरी क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। तो आपको और टाइम रहेगा 2 आवर्स। तो आपको 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो बेसिकली आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा, उससे ज्यादा टाइम आपको दे नहीं सकते। तो आपको अभी क्या करना है कि 300 मार्क्स। अब हर साल का कट ऑफ पहले क्या होता था कि नॉर्मली कट ऑफ 150 के आसपास होता था, कट ऑफ हाई। मैं कट ऑफ के बारे में भी एक चीज क्लियर कर दूंगा, ये जो कट ऑफ आपको मिलता है बार का, आप कभी सर्च करोगे कि बार का कट ऑफ क्या था लास्ट ईयर का। पिछले साल का 178 था केमिकल का, उसके लास्ट ईयर का 156 था। तो ये जो कट ऑफ होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, ये परसेंटाइल रैंक होती है बेसिकली। क्योंकि एग्जाम्स एक शिफ्ट में नहीं होती है, अलग अलग शिफ्ट में स्टूडेंट्स की अलग अलग एग्जाम होती है। मैकेनिकल की तो बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम्स होती है। तो होता क्या है, जिस शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट होगा, अगर पेपर डिफिकल्ट आए तो कम मार्क्स में भी आपका नॉर्मल स्कोर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो जो स्कोर मिलता है आपको, जो कट ऑफ मिलता है, जैसे आउट ऑफ 300 178 कट ऑफ, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ये एब्सोल्यूट स्कोर नहीं है, एग्जैक्ट स्कोर नहीं है। तो आपको दिमाग में ये चीज रखनी है कि बार का जो रिटर्न है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब क्वालिफाई कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं, बार का पेपर जो होता है वो बेसिकली इजी होता है कंपेयर टू गेट। उसका जो लेवल होता है, उसके क्वेश्चंस 1 मार्क लेवल, जो गेट का 1 मार्क लेवल का जो पेपर होता है, उसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आपको 2 मार्क लेवल के प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको 1 मार्क लेवल की ही प्रिपरेशन करनी है। तो आपको क्या क्या करना है कि आपका जैसे स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे मेरे पास है 300, मेरे पास है 300 मार्क्स के 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन को मैं 2 घंटे में मुझे अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें होते क्या है कि अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। आपको बस देखना है, कंसेप्चुअली टिक करके आगे बढ़ना है। और कुछ क्वेश्चन उसमें सॉल्विंग नेचर के होते हैं, कुछ कुछ अराउंड 20 क्वेश्चन तो लेंदी भी बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ इजी क्वेश्चंस को मतलब अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है ना, आपको टॉप नहीं करना है उसमें। वो स्कोर कहीं पे भी मैटर नहीं करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन में, इंटरव्यू के बाद का। तो आपको बस ये, तो आपको क्या करना है कि गेट का जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। और उसी टाइप के जो क्वेश्चन है 1 मार्क लेवल के, आपके आपके जो भी ब्रांच है, जो अदर सोर्सेज है, वहां से आप प्रिपेयर करो अच्छे से, और आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाओ। ठीक है। उसके बाद आपको जो आपका ये होता है, जो आपका अटेम्प्ट है, वो आप ज्यादा से ज्यादा 100 में से 70 to 80 के बीच में अटेम्प्ट रखो। आपको पूरे 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं मारना, क्योंकि +3 -1 होता है। तो आपने अगर राइट किया तो +3 मिलेंगे, और आपने आपने अगर रॉन्ग कर दिया तो -1 हो जाएगा। तो वो जो -1 होता है, आपकी रैंक बहुत नीचे चली जाती है। तो आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें आपको बिल्कुल भी मतलब ये नहीं करना है, मतलब एक्यूरेसी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रैक्टिस और स्पीड वहां पे मेंटेन करनी है। पेपर इजी होता है गेट 1 मार्क लेवल का, तो आपको गेट 1 मार्क लेवल का ही प्रिपरेशन करना है।
तो आपका बीआरसी रिटर्न एग्जाम ऐसा ही होता है कि आपको इतना करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंटरव्यू। तो एक बार आपने, अगर आपका कट ऑफ, फॉर एग्जांपल मेरे वक्त जो था 300 में से 178 कट ऑफ था, जो 178 है वो नॉर्मलाइज स्कोर है, वो एब्सोल्यूट स्कोर नहीं है। तो मेरा 182 था। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्वालिफाई किया, मुझे सिर्फ 4 मार्क्स ज्यादा है नॉर्मलाइज से। मैंने बहुत ज्यादा कुछ कुछ मेरे साथ जो लड़के उन्होंने 250 भी लाया है आउट ऑफ 300। लेकिन सिलेक्शन 250 वाले का भी हुआ है, सिलेक्शन 182 वाले का भी हुआ है, 178 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो इंटरव्यू के बेसिस पे है। अब इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना, एग्जाम आपने निकाल दी, इंटरव्यू बीआरसी का थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, थोड़ा नहीं काफी कंसेप्चुअल होता है। वो आपको एक जनरल उनका इंटरव्यू का पैटर्न होता है, 7 से 8 लोग रहेंगे, वो आपको सबसे पहले थोड़ा सा आपको बोले, आपको थोड़ा कंफर्ट फील कराएंगे। इंटरव्यू के जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो लोग ऐसा नहीं कि आपको एकदम से, वो आपको पूरा टाइम देते हैं खुद को एक्सप्रेस करने का। तो आपको वो लोग सबसे पहले बोलेंगे कि तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। वो लोग तो आप क्या करना कि जब आप वहां पे जाओगे तो आप अपने टॉप 4 फेवरेट सब्जेक्ट लिख देना, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कभी कभी वो लोग बोलते हैं और एक लिखो, तो आपको 5 भी लिखने पड़ते हैं। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन पूछना। और वो जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्योरली टेक्निकल होता है, प्योरली टेक्निकल होता है। मतलब प्योरली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई एचआर क्वेश्चन नहीं आता है उसमें। कुछ वो लोग ये भी नहीं पूछेंगे कि आप बार के बारे में क्या जानते हो, नॉर्मली कॉलेज के हम्म। इंटरव्यूज में आपको कंपनी के बारे में पता रखना होता है, ये सब कुछ भी नहीं होता। सिर्फ वो लोग टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ भी नहीं। तो आपको सबसे पहले वो फर्स्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट में वो लोग आपको सिंपल 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 क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन। जैसे मुझे हीट ट्रांसफर में पूछा था, हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट मैकेनिकल और केमिकल को कॉमन सब्जेक्ट्स, तो हीट ट्रांसफर उन्होंने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा था कि आपका मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है। तो जैसे मैंने बोला कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो ये एक बेसिक मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। तो मतलब इतना सिंपल से स्टार्ट किए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी लेवल बढ़ती गई, उन्होंने लेवल काफी डिफिकल्ट कर दिए। फिर उन्होंने ज्यादातर क्वेश्चन उनके थोड़े ग्राफ ग्राफ बना के दिखाओ, कुछ टेम्परेचर प्रोफाइल्स बना के दिखाओ, कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल्स बना के दिखाओ। तो ये उनके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको वैसे कोरा पे मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपने शेयर करके रखे हैं कि कैसे कैसे ब्रांच वाइज आपको मिल जाएगी, कौन सी ब्रांच का कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थोड़ा सा होता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपने अपना पहले, ज्यादातर आपको पूछेंगे वो लोग 4 से 5 सब्जेक्ट, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सिलेक्शन के लिए वो ज्यादातर पहले 3 सब्जेक्ट ही देखते हैं। तो आपके तीन हम्म। सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। 3 सब्जेक्ट में आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए, फंडामेंटल्स, बेसिक फॉर्मूलेस जो होते हैं वो डिराइव कैसे हुए हुए है, कोई इंपेरिकल फॉर्मूला है तो इंपेरिकल फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और मेरा तो ऐसा हुआ था कि मैंने 4 सब्जेक्ट बोला था फेवरेट, और मेरा पहले 3 सब्जेक्ट ही 1.5 घंटे चला गया इंटरव्यू। मतलब वो इतना डीप जा रहे थे, मैं आंसर बताते जा रहा था, वो लोग उसमें और घुमा रहे थे, मैं उसमें और मतलब उनके साथ एंगेज होते जा रहा था। और मैंने एक चीज ये भी नोटिस की, उनको एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, वो लोग नहीं, क्या हमारा अप्रोच देखते हैं कि कोई भी जैसे एक डेरिवेशन दे दिया, अब मैंने आपको बोला कि वो लोगों ने डेरिवेशन पूछे, तो वो लोग ये भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपको पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना है। आपने अगर उनको स्टार्टिंग के स्टेप भी करके दिखा दिए और एजम्पशंस बता दिए कि मैं ये करने वाला, तो वो लोग आपको रोक देंगे। और कहीं पे आप अगर अटक भी जाते हो तो वो लोग आपको हिंट्स दे के आगे बढ़ाते हैं। तो बीच बीच में उनका हिंट्स देते रहते हैं वो लोग। तो बीआरसी के इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होता है इंटरव्यू में, हिंट्स। वो लोग हिंट्स देते रहते हैं, अगर आपने उनकी हिंट्स को पकड़ के आंसर दे दिया तो लोगों को बहुत खुशी होती है कि हाँ ये बंदा समझ रहा है चीजों को। तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर आप हिंट्स को पकड़ पाओ। बहुत लोग होते हैं कि बहुत गेट टॉपर्स होते हैं जिनकी AIR 1 होती है, 2 होती है, इंटरव्यू देने आ जाते हैं, उनके कंसेप्ट सब क्लियर होते हैं। किसी किसी को इंटरव्यू का फोबिया होता है, नॉलेज बहुत होता है, वहां जाके कुछ बोल ही नहीं पाते, वहां जाके डर जाते हैं। कुछ कुछ लोगों को बोलना आता है, लेकिन कोई एक पॉइंट पे ऐसा हो जाता है कि वो लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लोग इसलिए बीआरसी वाले क्या करते हैं कि उनको पता है कि 8 लोगों के सामने आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा। तो आपको कंफर्ट कराने के लिए वो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हिंट्स देते हैं बहुत। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब एक बहुत इजी सा क्वेश्चन, इजी सा फॉर्मूला भी याद नहीं आता वहां जाके हमें, तो वो लोग आपको हिंट देके वो फॉर्मूला याद दिला देंगे। इसका मतलब ये नहीं आपको रिजेक्ट कर देंगे वो लोग, वो लोग वहां पे सिलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं। आप अगर प्रिपेयर भी नहीं करके जाओगे तो भी आपका इंटरव्यू 40 मिनट्स तक तो चलता ही है वहां पे।
मतलब वो लोग आपको फुल टाइम देते हैं और आपको वो जज मतलब बहुत जल्दी जज नहीं करते, वो आपको पूरा समय देते हैं खुद को प्रूफ करने के लिए। मतलब वही और आप है, स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं सम अप करना चाहूँ, वो आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, वो आपको सिलेक्ट ही करना हाँ, चाहते हैं। तो ये अपने ये दिमाग से बहुत निकालिए कि वो बस आपको ना सिलेक्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको अगर है एक्चुअल में, इसलिए वो हेल्प करते हैं। और 1.5 घंटे इंटरव्यू हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सिर्फ डराना चाहते हैं, वो ये है कि आपसे वो नहीं। आंसर हाँ, निकलवाना चाहते हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत लोग ये भी सोच के डर जाते हैं कि यार 1.5 घंटा इंटरव्यू चलता होगा, क्या पूछते होंगे, डर जाते, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा 1.5 घंटा कैसे निकल गया। आप ऐसे आपको लगे जैसे आधा घंटा ही हुआ था। वो लोग इतना फैमिलियर वे, फ्रेंडली वे में बात करते हैं आपसे, हंस हंस के आपको बहुत ही आराम से इंटरव्यू लेंगे वो लोग। तो आपको हम्म। बीच में चाय पानी भी पूछते हैं और आपने हाँ बोल दिया तो वो चाय भी पिलाएंगे, थोड़ा रेस्ट भी करवाएंगे, फिर आराम से इंटरव्यू लेंगे। वो लोगों को कोई जल्दी नहीं होती इंटरव्यू लेने की। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है बाहर के इंटरव्यू की। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप अपने सब्जेक्ट को मतलब सच में आप अपने सब्जेक्ट को एंजॉय करते हो ना, तो अच्छे से पढ़ो उसको। और आप दिमाग में ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप जाओ और इंटरव्यू, वहां का इंटरव्यू को थोड़ा एंजॉय करो। एंजॉय कैसे कि आप पहली बात तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप एकदम से डर जाओगे वहां जाके। मैं था डरा हुआ इंटरव्यू से पहले, लेकिन जब मैं इंटरव्यू हॉल में घुसा तो उन्होंने मुझे जब थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लाया, थोड़ा मुझे मुझे प्रीवियस जॉब के बारे में पूछ के, तो मेरे अपने आप मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। तो वो कॉन्फिडेंस को लेके आप नहीं क्या उनके क्वेश्चंस के आंसर देते, और जो चीज नहीं आती वो सीधा नो बोल देना। वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप उनको उनको कुछ भी आंसर बता रहे हो, घुमा रहे हो, क्योंकि वो लोग 25-25 साल तक उस फील्ड में जॉब कर चुके हैं, साइंटिस्ट है, वो लोगों का कंसेप्ट इतने क्लियर है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो आप जो जितना आता है आप अपने लेवल पे बताओ। कोई चीज अगर नहीं आ रही है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो आप बोलो उनको कि सर ऐसा ऐसा हो सकता है, तो मैं ये मेरा अप्रोच ये है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो वो लोग फिर बोलेंगे अच्छा अच्छा, तो फिर वो लोग आपको कोई हिंट दे देंगे अगर आपका अप्रोच सही रहा तो। ऐसा हम्म। एकदम भी आपने एकदम नहीं आता भी नहीं बोलना, लेकिन थोड़ा सा आप अपना अप्रोच बताना अगर आपको थोड़ा सा भी आता होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटरव्यू में। बहुत सही सर, मतलब वही है, यहाँ पर सर ने हर एक चीज वो बताया है जो एक एक्चुअल एस्पिरेंट के दिमाग में आता है कि किस तरीके से निकालना चाहिए। और यही तो है सर, आज हम लोग यहाँ पर एक कंटेंट डाल रहे हैं, शायद कभी किसी भी एक स्टूडेंट को भी मदद हो गया ना इस बात से कि ये तो मिथ है जो बाकी लोग फैलाते हैं, जो लोग सिलेक्ट नहीं होते। एक बहुत कंफर्म चीज है सर, जो लोग सिलेक्ट नहीं होते ना वो लोग मिथ फैलाते हैं, जो सिलेक्ट होता है ना हाँ हाँ, वो असली चीज बताता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना। कुछ चीज का ध्यान रखना, ये तो है सर। वो मतलब थोड़ा हाँ नेगेटिविटी लोग फैला देते हैं, लेकिन हमें खुद को भी इतना पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिविटी भी हमको डिमोटिवेट ना कर पाए। इसलिए खुद से भी चीजों को मतलब सर्च करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि कोई आपको हम्म। बताएगा। देखिए आपको 50% खुद का 50-60% खुद का एफर्ट देना है और 30-40% आपको किसी से गाइडेंस लेना है। तो ये दो दो तीन चीजें मिलके ही आपको आपकी जर्नी सेट करनी है, एंड में आपको ही आपका रिजल्ट मिलेगा। तो आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंटली आपको मतलब हार्डवर्क करना है। और इंटेलिजेंट तो आदमी हार्डवर्क कर करके बन ही जाता है। हम्म। इंटेलिजेंस ऐसा कुछ होता नहीं है बेसिकली। आप मेहनत करते रहो, आपको धीरे धीरे खुद ही फील होगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत सही सर, थैंक यू सो मच सर अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और हम लोगों ने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर कर लिया है। ऐसी सेशंस और हम लोग स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने जो एक्सप्रेस किया ना वो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी खुद बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, जानने के लिए मिला। और ये स्टूडेंट्स को सही में हेल्प करेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए स्टूडेंट्स आप लोगों को तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest.
Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.